हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 11th में हो और अगर आप आने वाले टाइम पे इंजीनियर बनना चाहते हो फ्यूचर में, और आप अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो, अगर आपको इंजीनियर बनना है और अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको करोड़ों की प्लेसमेंट लगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो आपको यह वीडियो एंड तक देखना चाहिए। आज की यह वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम जीरो लेवल से, बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि कैसे आप आफ्टर 10th अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हो। इंजीनियरिंग की तैयारी करने की, जो आप सुनते हो ना जेई जैसे एग्जाम होती है, आईआईटी एनआईटी, इतने जो फैसिनेटिंग चीजें आप आज तक सुने हो, आपको शायद इन सब चीजों का आइडिया नहीं हो, तो ये वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ पता लग चुका होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इंजीनियरिंग का ई भी नहीं आता है, जीरो लेवल पे हो और आपको कुछ नहीं पता है कि कैसे तैयारी करे, कैसे क्या करे, कहां से कोचिंग ले, क्या आपके लिए सही होगा, ये जेई एग्जाम क्या होता है, कौन कौन सा एग्जाम होता है, कितना रैंक लाना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, बोर्ड का क्या करे, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको बस ये वीडियो एंड तक देखना है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के खत्म होते होते आपको इंजीनियरिंग एग्जाम के बारे में, इंजीनियरिंग करियर के बारे में A to Z सारी चीजें पता चल चुकी होगी। तो आप बस एक काम करो कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अपने दोस्तों को भी बुला लो, जो भी आपके साथ इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी आपकी तरह ही साइंस फील्ड से है या आगे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको इकट्ठा बैठा लो साथ में और उनको बताओ कि ये तुम्हारे अनटोल्ड मैक भैया का चैनल है और इस चैनल पे बने रहे, क्योंकि तुम्हारी जब तक एडमिशन नहीं हो जाती ना, तुम्हारी जब तक करियर सेटल नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लाइफ में, इस बात का वादा करता हूं। ओके, तो चलिए मैं भाई आपको अपने स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, जहां पर आपको एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, देखो ध्यान से, अब आप चले गए हो फॉर एग्जांपल क्लास 11th में, जो मैं चीजें बोल रहा हूं बस उसे ध्यान से सुनते रहो, आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आप चले गए हो क्लास 11th में या फिर जाने वाले हो, तो आपको इंजीनियरिंग फील्ड में घुसने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपके लिए? ध्यान से देखो कि मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि आपको क्लास 11th में साइंस लेना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको क्लास 11th में क्या करना पड़ेगा? साइंस लेना पड़ेगा। ओके, यहां देखो स्क्रीन पे सब कुछ लिख रखा है। ओके, वो भी साइंस में क्या? नॉन मेडिकल। मतलब साइंस में दो होता है, एक होता है मेडिकल और एक होता है नॉन मेडिकल। मेडिकल क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें मैथ्स नहीं होती है, नॉन मैथ्स होती है बेसिकली। एंड एक होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मतलब पीसीएम वाले छात्र जो आपने आज तक सुना होगा, आपको वो लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आपका बायो हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो चलिए, अब फॉर एग्जांपल आपको 11th का भी कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे क्या चीजें होंगी, तो मैं थोड़ा आपको रूबरू करा दूं कि 11th में जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लोगे ना फॉर इंजीनियरिंग पर्पस के हिसाब से, या आपका जो ये नॉन मेडिकल फील्ड में जब आप घुसोगे ना, पहली बार आप 11th में एंटर करोगे, तो आप एक चीज ध्यान देना कि 11th का जो फिजिक्स है और जो आपने अभी तक फिजिक्स पढ़ा है, 9-10 तक जो भी फिजिक्स पढ़ा है, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, ये सब में है। मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो बच्चों प्लीज, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बहुत ही बच्चों की तरह इजी लैंग्वेज में आपको चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से। जो फिजिक्स होगा 11th का, वो बहुत ही ज्यादा अलग होगा एज कंपेयर टू योर 10th और 9th। यहां का फिजिक्स बेसिकली एक मैथ्स है, समझ लो कि कंप्लीट एक मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां पे न्यूमेरिकल्स भर भर के होंगे। आपने जो भी 9-10 तक फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाया है वो कुछ नहीं है इसके कंपैरिजन में। ओके, वहीं जब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स क्लास 10th वाली ही रहेगी, लेकिन उसका बहुत ही अपग्रेडेड फॉर्म रहेगा। मतलब 10th में जो आपने 9-10 में पढ़ा है उसका बहुत अपग्रेड फॉर्म में रहेगा, समझ रहे हो? फिजिक्स में बहुत कैलकुलेशंस आ जाएगी, फिजिक्स एक कंप्लीट मैथ्स बन चुका होगा आपके लिए। मैथ्स है नहीं लेकिन आपको मैथ्स लगेगा। ओके, और वही मैं बात करूं मैथ्स की, तो अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स आपने देखा होगा आज से पहले वाले क्लास में, जूनियर क्लासेस में आपके, वो ट्रिग्नोमेट्री जैसे कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आपको वही चीज और ज्यादा ब्रॉड फॉर्म में देखने को मिलेगा क्लास 11th के मैथ्स में। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी है। एंड अब बात करता है केमिस्ट्री की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। जो केमिस्ट्री वाली जो सब्जेक्ट होंगी वो 3 भागों में बढ़ जाएगी। ध्यान से देखो, मैंने यहां पे लिख भी रखा है आपके सामने। सबसे पहला हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? उसके बाद हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसके बाद हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ये होगा पूरी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड इसके साथ साथ जो आपका इंग्लिश वगैरह रहता है, फिजिकल एजुकेशन, वो तो रहेगा ही, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब बात करें इंजीनियरिंग की, तो केवल आपको यही 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं कि वो 11th में जा करके क्या ले लेते हैं? बायो। इन सब के साथ एक बायो भी ऐड कर लेते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो एक्स्ट्रा में, एडिशन में। तो अगर आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बायो मत लेना। बहुत बच्चे बायो होशियारी में ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे आगे जाकर के, ठीक है? तो अगर आपने ऑलरेडी ले लिया, आप चेंज कर सकते हो। आप
देख लो, अगर आप सेटिस्फाई हो, क्योंकि आगे आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हो ना, जेई एग्जाम वगैरह देना चाहते हो, जो कि मैं अभी आपको समझा रहा हूं, तो उस केस में बायो लेके आप फिर फंस सकते हो। मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है मैनेज करने में, बहुत प्रेशर पड़ जाएगा आपके ऊपर। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रखो। ओके चलो, नेक्स्ट चीज, जो सबसे बड़ी चीज से अब आपको इंट्रोड्यूस होगी, मतलब अब आपके लाइफ में सबसे बड़ी चीज आएगी, वो क्या है? वो है, ध्यान से देखो मैंने लिख रखा है, वो है JEE, मतलब जेई। ध्यान से देखो यहां पे लिख रखा है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। जेई का जो फुल फॉर्म है वो है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। इसका मतलब ये एक ऐसी एग्जाम है, ये एक ऐसी इंजीनियरिंग एग्जाम है जिसे दे करके आप भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट या स्टेट, जितने भी यूनिवर्सिटी जो आपको इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में, उनमें एडमिशन ले सकते हो। तो ये एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आप लगा लो, जो कि है आपकी JEE, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम का रिजल्ट जो है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट भारत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, जैसे IIT, NIT है ना, IIIT, ये सब अभी तक आपने सुना ही होगा, तो वो सारे इनके रिजल्ट, इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है जेई की। तो आपको जेई का जो एग्जाम है वो क्रैक करना पड़ेगा। अब यहां तक तो आपने सुना ही होगा कि जेई एग्जाम देना है, लेकिन जेई में एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू डेटा, जेई जो है भारत का थर्ड लार्जेस्ट एग्जाम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। ओके, फर्स्ट आता है नीट, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 16-17 लाख के बच्चे अपीयर करते हैं। उसके बाद जेई ही था, JEE, ये जो एग्जाम था कुछ साल पहले तक था, लेकिन जब से CUET एग्जाम आया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो जेई से ऊपर चला गया है। मतलब उसमें नीट और जेई वाले स्टूडेंट भी बैठते हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से CUET आगे चला जाता है। उसके बाद आता है आपका जेई, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं हर साल 10 से 12 लाख बच्चे जेई एग्जाम में अपीयर करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जेई के बारे में। ये जेई एग्जैक्टली है क्या? ओके, तो देखो, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम आपको समझ में आ गया। अब देखो, जेई जो है वो दो एग्जाम होता है। जेई जो एग्जाम है वो दो होता है, एक होता है जेई मेंस और दूसरा होता है जेई एडवांस। ध्यान से देखो, यहां मैंने लिख रखा है, एक होता है जेई मेंस और दूसरा जेई एडवांस। अब यहां पर तुम ऊपर में ये भी दिखोगे, यहां पे देखो लिख रखा है जेई एग्जाम, जो आप देख रहे हो यहां पे लिख रखा है 2 टाइम्स। मतलब जो जेई मेंस एग्जाम है ना, वो 2 बार होता है साल में। अब ये जेई मेंस एंड जेई एडवांस क्या है, आपको शायद अभी तक नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। जेई मेंस जो होता है ना, वो मान के चलो कि एक जो यूपीएससी आप एग्जाम में प्रीलिमिनरी सुने हो ना, प्री एग्जाम जिसे हम कहते हैं, वो एग्जाम लगा लो। मतलब कि आपका ये वाला जो एग्जाम होगा ना, ये पहला एग्जाम होगा 2 फेजेस में। मान के चलो 2 फेज में एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना, 2 अलग अलग फेज, 2 अलग अलग राउंड। एक फर्स्ट राउंड जो अच्छा हार्ड लेवल का होगा, और एक उसके बाद जो एडवांस वाला राउंड होगा वो और ज्यादा हार्ड होगा। उसमें और ज्यादा बच्चे कम हो जाएंगे एंड डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो जितने बच्चे मेंस एग्जाम देंगे वो क्वालिफाई करेंगे, उनमें से कुछ बच्चे एडवांस के लिए। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो जेई मेंस ये जो एग्जाम है ये साल में 2 बार होती है। कब कब होती है? पहला होता है, ध्यान से देखो यहां लिख रखा है, जनवरी एंड अप्रैल। आपकी जनवरी के महीने में और अप्रैल के महीने में ये 2 बार एग्जाम होती है। अब इसमें से आपका जिसमें ज्यादा स्कोर आएगा, जिस वाले अटेम्प्ट में, मान लो आपने जनवरी में दिया और जनवरी में आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, लेकिन आपका अप्रैल में अच्छा स्कोर आया, तो आपका अप्रैल के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। किस चीज के लिए वो मैं आगे बता रहा हूं आपको। लेकिन हो सकता है कि आपका अप्रैल भी दिया, जनवरी भी दिया, लेकिन जनवरी में अच्छा है तो फिर आपका जनवरी कंसीडर किया जाएगा। सिंपल सा रूल है। ओके चलो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपको क्या चीजें समझना है, वो है कि जो जेई मेंस है उसमें ये एग्जाम जो होगा, पहला जो आपका फेज 1 फॉर एग्जांपल लगा लो, इसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली, ध्यान से देखो मैंने लिख रखा है 10 से 12 लाख बच्चे, ये मैंने बॉक्स बना रखा है, ये देखो ध्यान से यहां पे, इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं जेई मेंस एग्जाम में। 10 से 12 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं पूरे भारत में। ओके, अब इसमें से जो बच्चे जेई मेंस एग्जाम देते हैं उसमें से रैंक डिसाइड होती है बच्चों की। मतलब 10 से 12 लाख बच्चे बैठे, मान लो टोटल 12 लाख बच्चे जेई मेंस एग्जाम दिए हैं, तो हो सकता है जिसका सबसे ज्यादा स्कोर आएगा वो चला जाएगा रैंक 1 में, फिर उससे थोड़ा कम जिसका आएगा वो रैंक 2 में, फिर रैंक 3, फिर रैंक 4, फिर रैंक 5, ऐसे ऐसे करके 12 लाख तक के आसपास का आपका रैंक जाएगा। ओके, जितने बच्चे बैठे मतलब अपीयर करेंगे उस हिसाब से, तो 12 लाख बच्चे बैठे तो 12 लाख के हिसाब से रैंक सेट हो गई कि किसका कितना रैंक आया ऑल ओवर इंडिया में। अब इस 12 लाख बच्चों में से जिन बच्चों का 2 से 2.5 लाख के बीच में रैंक आता है, जनरली जो 2 से 2.5 लाख के बीच में इन बच्चों का जो जिसका भी रैंक आता है, वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं जेई एडवांस के लिए, JEE एडवांस एग्जाम के लिए। अब ये जेई एडवांस कब होता है? ये जेई मेंस के बाद होता है। सेकंड अटेम्प्ट जो है जेई मेंस का, जो अप्रैल के महीने में होती है, उसके बाद आपका जेई एडवांस होता है। ओके, तो जेई मेंस में अगर आपका जो स्कोर है, जो आपका रैंक है, वो 2 से 2.5 लाख के बीच में अगर आता है, तो आप जेई एडवांस में एलिजिबल। और जो जेई एडवांस है, इसके स्कोर पर ही आपको मिलता है IIT, क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज तक आपने सुना है। ये क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पहले ये सुन लो कि 2 से 2.5 लाख वाले जो बच्चे होंगे वो किस में बैठेंगे। जो देखो, जो 12 लाख वाले थे उसमें से छट करके
दो से 2.5 लाख वाले बच्चे निकले, 2 से 2.5 लाख वाले बच्चे जो होंगे वो जेई एडवांस देंगे। अब यहां पे ये चीज समझना है कि जो आपकी आईआईटी होती है, मैंने यहां पे लिख भी रखा है नीचे वाले तीसरे वाले आप कॉलम में देखो, बॉक्स में यहां पे लिख रखा है सबसे लास्ट में कि आईआईटी में टोटल भारत में अप्रोक्सीमेटली 16,000 सीट्स है। 16,000 सीट्स है अकॉर्डिंग टू डेटा, ये ऊपर नीचे होते रहती है। तो अप्रोक्सीमेटली 16,000 सीट्स है किसमें, आईआईटी में। मतलब आईआईटी जो है उसके पास टोटल कैपेसिटी बच्चों की 16,000 ही है। और कितने बच्चों ने जेई एडवांस दिया, 2 से 2.5 लाख। कितने बच्चों ने मेंस दिया था, तो दिया था कितना दिया था, 12 लाख बच्चों ने मेंस दिया, फिर उसमें से 2 से 2.5 लाख बच्चों ने एडवांस दिया। अब उन 2 से 2.5 लाख बच्चों में से जिनका 16,000 के अंदर रैंक आएगा, 1 से लेकर के 16,000 तक के अंदर रैंक आएगा जिनका जेई एडवांस में, उनका एडमिशन होगा किसमें, आईआईटी में। समझ गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इंजीनियरिंग के लिए ब्रह्मास्त्र यूनिवर्सिटी है पूरे भारत में। मतलब अगर आपका वहां पर एडमिशन हो गया तो आपकी करियर सेटल हो जाएगी इंजीनियरिंग के फील्ड में। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है, करोड़ों की प्लेसमेंट लगती है, इतनी बातें आपने आज तक सुनी होगी ना, तो बहुत बड़ा मतलब लड़ाई होता है। उन सब चीजों के ऊपर मैं डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा। आईआईटी क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, कितने आईआईटी के यहां पर भारत में आपको कैंपस देखने को मिलेंगे, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, किसकी प्लेसमेंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आगे की वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप लगा लो कि आप अगर 16,000 के अंदर अप्रोक्सीमेटली रैंक आएगी, अगर आपकी मतलब 2 से 2.5 लाख जब आप एग्जाम दोगे तो 16,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको मिलेगा आईआईटी। समझ गए, आपका आईआईटी में होगा सिलेक्शन। ओके, अब आईआईटी में भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर अगर किसी बच्चे का इतना स्कोर नहीं आया और इतना रैंक नहीं आया तो उनका क्या होगा, क्योंकि ये एग्जाम तो बच्चों वाला है नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम है, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है आईआईटी। तो कैसे होगा, मतलब कैसे बच्चों का एडमिशन मिलेगा, क्योंकि 2 से 2.5 लाख वाले बच्चे तो हो, मान लो कि अगर 16,000 बच्चों का एडमिशन मिल गया आईआईटी का, उसके बाद के बच्चों लोग का क्या होगा, उनका कहां एडमिशन मिलेगा उनको, तो उनको कहां मिलेगा, उनको मिलेगा भारत के अदर टॉप इंस्टीट्यूट्स में, अदर टॉप यूनिवर्सिटीज में। जैसे कि ध्यान से देखो, लिख रखा है मैंने एनआईटी, ट्रिपल आईटी, डीटीयू, उसके बाद एनएसआईटी, ये कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको एडमिशन दे रही होगी इंजीनियरिंग फील्ड में। ओके, अब ये छोटा मोटा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आईआईटी में नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है। एनआईटी भैया, मेरे भैया एनआईटी से निकल रखे हैं, मुझे पता है एनआईटी की क्या इज्जत है, क्या प्लेसमेंट लगती है एनआईटी में, बहुत भयंकर। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी है, ये भी है। अगर आपकी 16,000 के अंदर रैंक नहीं आ पाती है लेकिन उससे थोड़ा कम आता है तो आपका इनमें एडमिशन होगा। अब देखो, अब इन यूनिवर्सिटीज की, इन इंस्टीट्यूट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये आपकी जेई मेंस का जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देगी, ना कि एडवांस। समझ गए, जो जेई मेंस एग्जाम था ना, पहला वाला एग्जाम, उसमें जो आपका टोटल स्कोर बन रखा होगा, टोटल रैंक आया होगा, उसमें जितना आपको रैंक आएगा उसके बेसिस पे आपका इसमें एडमिशन होगा। आईआईटी में क्या था कि आईआईटी आपको जेई एडवांस के स्कोर के बेसिस पे, जेई एडवांस के रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन दे रही थी। लेकिन एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी, ये सारी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है अदर देन आईआईटीज, ये आपको जेई मेंस जो पहला वाला एग्जाम है, जो आपकी अप्रैल एंड जनवरी में होती है, उसके बेसिस पे आपका यहां पे एडमिशन ले रही है, उसके मार्क्स के बेसिस पे। समझ गए, तो ये क्या है ना कि मान लो कि आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया जेई मेंस का और आपने अप्रैल दिया, आपको स्कोर आया XYZ, कुछ भी स्कोर आया, तो आपको तभी पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि आपको एनआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको ट्रिपल आईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कोई अदर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अब इनमें कितना में एडमिशन होगा, क्योंकि 1 से 16,000 रैंक अगर आपका आया है तब तो आपका आईआईटी में कहीं ना कहीं एडमिशन हो ही जाएगा किसी ना किसी ब्रांच पे। लेकिन 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 ये भी सुनो कि ये जो अदर इंस्टीट्यूट्स है, इनमें अगर जाना है आपको तो आपका लगा लो, यहां पर मैंने भी लिख रखा है कि आपका, अगर ध्यान से देखो यहां पे लिख रखा है एक बॉक्स में मैंने 1K टू 50K रैंक, अगर आपका 1K से 50K रैंक के बीच में आया है जेई मेंस एग्जाम में, जो पहला एग्जाम आपने दिया था उसमें अगर आपका इतना रैंक आया है तो आपका इजीली इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हो रहा होगा। समझ गए, क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट करो और लिखो कमेंट में कि क्या तुम इन इंस्टीट्यूट्स में जाने वाले हो कि नहीं, क्या तुम इस साल फोड़ने वाले हो या नहीं। इस साल नहीं, मतलब अगले साल जब तुम आफ्टर 12th इन एग्जाम को दोगे, तुम पक्का फोड़ोगे, वादा करो मेरे से। आधी रात को तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, 3 बज रहे हैं, तो मुझे वादा करो कि भैया मैं करूंगा, बस मैं फोड़ूंगा, आप मेरे साथ रहो, बस कमेंट करो नीचे में। ओके, चलो ध्यान से देखो, तो अगर आपका जेई मेंस में 1,000 से लेकर के 50,000 के अंदर रैंक आता है इस बीच, तो आपका हो रहा होगा एडमिशन कहां पे, आपका हो रहा होगा एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, डीटीयू हो गया, या फिर एनएसआईटी हो गया, अदर और भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें। ओके, तो ये खराब नहीं है, ये भी अच्छे हैं। तो आपको एक बात ध्यान देना है कि अब यहां पे क्या होता है ना, कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कोई बच्चा है, यहां पे उसको आईआईटी में बहुत अच्छा ब्रांच नहीं मिला,
तो वो क्या करता है कि कभी कभी आईआईटी छोड़ के वो एनआईटी में चला जाता है, क्योंकि एनआईटी में उसका मनपसंद ब्रांच मिल रहा होता है। अब ये ब्रांच क्या है तो मैं अभी आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर आपने सुना होगा हमेशा ही, जब भी आईआईटीज की बात आती है, जब भी इंजीनियरिंग की बात आती है, जब भी जेईई एग्जाम की बात आती है, तो आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि करोड़ों की प्लेसमेंट लगी, फलाना का 1 करोड़ का प्लेसमेंट लगा, फलाने का गूगल में 1.5 करोड़ का प्लेसमेंट लगा, फलाने का 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का। तो ये कैसे पॉसिबल है? इतना ज्यादा प्लेसमेंट बच्चों को कैसे लगता है? इतना ज्यादा प्लेसमेंट जो है वो ब्रांच के अकॉर्डिंग लगता है। अब ये ब्रांच क्या होती है? देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती है। मतलब आपको कौन से फील्ड में, भैया इंजीनियरिंग, भारत में एक इंजीनियरिंग तो नहीं होती है ना, एक इंजीनियर तो नहीं होता है, अलग अलग तरीके का इंजीनियर होती है भारत में। मतलब कोई पर्टिकुलर फील्ड का इंजीनियर है, कोई किसी चीज का इंजीनियर है, कोई किसी चीज का इंजीनियर है, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट है। तो वो एक्सपर्ट आप कैसे बनोगे? अलग अलग इंजीनियरिंग कौन कौन से फील्ड में, ये कैसे डिसाइड होगा? वो होगा जैसे डिफरेंट ब्रांचेस हम जिसे बोलते हैं। जैसे कुछ ब्रांच होती है सीएसई, ठीक है, जैसे कुछ ब्रांच होती है सीएसई कंप्यूटर साइंस ब्रांच जिसको बोलते हैं, या फिर आईटी ब्रांच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, सेम ही होती है दोनों। तो इसमें लगती है हाईएस्ट प्लेसमेंट। ये एक ऐसी ब्रांच होती है जहां पर करोड़ों की प्लेसमेंट बच्चों को लगती है, ठीक है ना। आईटी हो गई, सीएसई जिसको आप सेम ही बोलते हो बच्चे लोग, आप समझोगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मैं वीडियोस लाऊंगा तो इनमें हाईएस्ट प्लेसमेंट लगता है, टॉप प्लेसमेंट। उसके बाद बहुत से ब्रांचेस है भारत में अच्छे अच्छे, जिनमें भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगती है, जैसे मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर होता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर आप देखते हो ना, मैकेनिकल इंजीनियर अलग हो गया, सिविल इंजीनियर जो घर वर बनाता है, बायोटेक्नोलॉजी वाले अलग हो गए, केमिकल वाला अलग हो गया जो केमिकल रिएक्शन वगैरह जो डिफरेंट कुछ फार्मूला बनाते हैं, या फिर जो आईटी सेक्टर में हो गए तो वो अलग हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंजीनियर होते हैं। अब यहां पे भी आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ब्रांच, जो पर्टिकुलर ब्रांच आपको चाहिए आप ले लोगे। आप बोलोगे तब तो भैया हम तो आईटी ही लेंगे, तब तो हमको कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही चाहिए, हमको तो और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो यही चाहिए। क्या मुझे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। अगर मैंने बोला है 1 से 50,000 रैंक के अंदर आपको ये इंस्टीट्यूट्स मिल रहे होंगे, एनआईटी, ट्रिपल आईटी वगैरह वगैरह, या फिर 16,000 रैंक अंदर आती है तो आपको आईआईटीज मिल रही होगी। तो आईआईटी में भी सेम ब्रांच है। जितने भी इंस्टीट्यूट है भारत में, जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है, सब में इतने ब्रांचेस आती है, सब में सेम ब्रांचेस है। मतलब किसी का इंटरेस्ट कुछ होगा, किसी का इंटरेस्ट कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका किसी में भी एडमिशन हो जाएगा, समझ रहे हो। हर ब्रांचेस की कट ऑफ अलग अलग होती है, समझ गए। हर ब्रांचेस के लिए रैंक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, समझ गए। ओके कूल। तो आपको जितना अच्छा स्कोर आया होगा, आपको जितना अच्छा रैंक आया होगा, उस बेसिस पे आपको ब्रांचेस मिल रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसको आईआईटी में कोई ऐसा ब्रांच मिल रहा है जो उसके मन पसंद का नहीं है, उसको आईआईटी तो मिल चुका है, 16,000 रैंक के अंदर है, लेकिन उसको बहुत अच्छा ब्रांच नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको एनआईटी में आईटी सेक्टर का ब्रांच मिल रहा है, तो वो एनआईटी शिफ्ट हो जाता है। ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि उस केस में वो एनआईटी आईआईटी ही ले, वो एनआईटी में शिफ्ट कर जाएगा या फिर ट्रिपल आईटी में। ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, ये डिपेंड करता है बच्चे के मेंटालिटी के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें रिसर्च करना पड़ता है आपको आफ्टर योर एग्जाम, जो कि आप समझोगे। लेकिन हाँ, जितना स्कोर आपको आएगा उस बेसिस पे आपको आपके ब्रांचेस मिल रहे होंगे। ओके कूल। चलो, अब यहां पर एक और सबसे बड़ा सवाल आता है जो कि मैंने नीचे लिख रखा है। सर, अगर आपने जो बोला कि 50,000 बच्चों का अगर एडमिशन हो गया इन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, ट्रिपल आईटी, एनआईटी या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है जेईई मेंस के स्कोर पे, तो बाकी बच्चों का क्या होगा? मान लीजिए 16,000 बच्चे चले गए यहां पर आपके आईआईटी में, 16,000 बच्चों का एडमिशन आईआईटी में हो गया। बाकी जो बच्चे कुछ बचे थे 80,000 70,000 के आसपास, वो अलग अलग भारत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले गए जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे। अब जो बाकी 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख बच्चे, वो क्या करेंगे? क्या उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? क्या उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है? क्या उनको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा? और कोई बढ़िया कॉलेज या अच्छी एग्जाम नहीं होती है इंजीनियरिंग की? तो बिल्कुल होती है। उनको फिर कोई अदर एग्जाम्स में अपीयर करना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट भारत में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि बिट्स पिलानी, समझ रहे हो, एसआरएम, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, डब्ल्यूबीजेई भी होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या, ध्यान से देखो। यहां पे मैंने लिख रखा है कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम जो आप दे सकते हो। अगर आपका रैंक इतना नहीं आ पाता है, मान लो अगर आपका रैंक आता है 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, इस तरीके का रैंक आता है, तो उस केस में आप वीआईटी ट्रिपल ई दे सकते हो, एसआरएम जेई दे सकते हो। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटीज का अपना अपना एग्जाम है, इंजीनियरिंग एग्जाम है जो आप दे सकते हो। ओके, उसके बाद आपकी बीआईटी सैट दे सकते हो। ओके, उसके बाद आप डब्ल्यूबीजेई, हर स्टेट का अपना अपना जेई का एग्जाम होता है, तो आप वो भी दे सकते हो। वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में मिलती है, वहां पर भी अच्छी अच्छी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी आपकी एडमिशन होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी नहीं हुआ या फिर आपकी ट्रिपल आईटी नहीं हुआ, एनआईटी नहीं हुआ तो आपका करियर खत्म, आपको फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा। आप अलग अलग एग्जाम देके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम दो, अच्छे से तैयारी करो, उनका भी तो आप इजिली निकाल लोगे। और यदि आप जेई का तैयारी किए हो तो आप इन एंट्रेंस को तो आराम से निकाल लोगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस आपको रिवीजन करना है। ओके, तो ये कुछ कुछ एग्जाम है जो आप दे सकते हो। अब इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि भारत का एक और बड़ा एग्जाम जो अभी करंटली जुड़ चुका है, जहां से भी आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको मिल सकती है, वो कौन सी है? वो है CUET,
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम है, बहुत बड़ी, भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम है। मैंने बताया आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, नीट के बाद यही एग्जाम आता है। इस एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली इस साल अगर मैं बात करूं तो 14 लाख के आसपास बच्चे बैठ रहे हैं 2023 में। 14 लाख बच्चे, सोचो, जेई से भी ज्यादा बच्चे सीयूईटी एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो सीयूईटी आपके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम हो सकता है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसको दे करके भी आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, उनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा सकते हो, इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो अगर आपको सीयूईटी एग्जाम की तैयारी करनी है, जो कि आपको करनी ही चाहिए, जब आप अपने क्लास 12th में चले जाओ तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। हमारा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमारे पास सीयूईटी की कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। मैं आपको कोर्सेज बेचना नहीं चाहता हूं, मैं बस आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप किसी कोर्स की तलाश में रहो कभी इन केस, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसे आप जानते नहीं हो, जिसका वीडियो आपने कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। आप अपने भैया पे ट्रस्ट कर सकते हो उस केस में, लेकिन ये आपके ऊपर है कंप्लीटली। मैं यूट्यूब पे भी आपको गाइड करते रहूंगा, ऐसे इसमें कोई भी बुराई की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी शर्म नहीं है इसमें। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप पे अभी नहीं, अभी तो आप अगर 11th में हो तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 12th में चले जाओ तो 12th में जाने के बाद हमें कॉन्टैक्ट करना कि सर हमें सीयूईटी का भी तैयारी करना है, तो आपका मैं सीयूईटी के लिए भी मदद करूंगा फिर उस केस में। ओके, चलो देखो, इसके बाद जो आपकी सबसे बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस निकल के आती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड, जेई एग्जाम से रिलेटेड, जो आपको जान लेनी चाहिए, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, वो क्या है? नंबर 1, मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा है लास्ट में, ध्यान से देखो। क्या कोचिंग कंपलसरी है? सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर क्या कोचिंग करना चाहिए, क्या कोचिंग करना पड़ेगा? तो देखो, कोचिंग इज नॉट कंपलसरी एट ऑल। ये मैं आपको जेई एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, सीयूईटी, नीट या कोई भी एग्जाम आप लाइफ में दो, कोचिंग कंपलसरी नहीं होती है। कोचिंग एक एड ऑन होता है, जहां पर आपको एक इन्वायरमेंट मिलती है, जहां पर आपको एक गाइडेंस मिलती है। अगर आप खुद से क्रैक करना चाहो तो भी आप खुद से क्रैक कर सकते हो। एंड कुछ बच्चे टू बी वेरी ऑनेस्ट करते हैं। मेरी खुद की कोर्सेज है, मेरी खुद की कोर्सेज है सीयूईटी की, मगर स्टिल मैं बोल रहा हूं आप खुद से सीयूईटी भी निकाल सकते हो, बहुत ही जेन्युइनली एंड फ्रैंकली। जो प्रैक्टिकल बात है सो है, मैं छुपाना नहीं चाहता हूं आपसे कुछ भी, है ना। लेकिन जब आप एक कोचिंग लेते हो, जब आप एक इन्वायरमेंट में जाते हो, तो आपको एक गाइडेंस मिलती है ना, आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। आपने बहुत सुना होगा जेई एग्जाम के लिए कोटा जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, तो कोटा में क्या है ना कि पूरा हब हो रखा है। जितने भी जेई एग्जाम्स के कोचिंग है, जो इंस्टीट्यूट है, अलग अलग XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अभी, किसी का प्रमोशन मुझे नहीं करना है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो आप खुद से रिसर्च करना। तो आपको दिखेगा एक बहुत सा कोचिंग का हब, लाइन से कोचिंग है, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े कोचिंग। तो आप वो कोचिंग को फिर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो पैसे बहुत लेते हैं। मैं आपको बता दूं, लाख 1.5 लाख से कम आपको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में इससे कम में जाने को नहीं मिलेगा, लाख 1.5 लाख से। एंड जो बच्चे बहुत ही लोअर क्लास से आते हैं, इकोनॉमिकली काफी वीकर सेक्शन में होते हैं, तो उनके लिए इतना पैसा खर्च करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में आप चाहो तो खुद से तैयारी कर सकते हो। बस आपको जितना भी कोचिंग का, उस पर्टिकुलर कोचिंग का जो शेड्यूल है वो पता कर लेना है कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या क्या सिलेबस है आपको पता होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होगी, नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए, या फिर आपकी पूरी की पूरी, मतलब हर दिन आप अपने जो भी लोकल कोचिंग जा रहे हो, जो भी कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। एंड आप नोट्स बनाते चलो, हर दिन नोट्स बनाते चलो, खुद से नोट्स बनाओ, किसी और के भरोसे मत बैठो, खुद से पढ़ाई करो। एंड तभी, आजकल तो ऑनलाइन आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, तो ऑनलाइन आप पूरी एकदम, मतलब पूरी तरीके से आपको एकदम पकड़ बना के रखनी है। कोचिंग जाने से क्या होता है कि लाख 1.5 लाख अगर कोई बच्चा जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम खत्म चीज है, नहीं करना चाहिए। अगर जिसको करना है वो कर सकता है, वहां पे टीचर आपको एग्जैक्ट रिसोर्सेज दे देते हैं, और वो आपको बस पढ़ना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, तो आप एग्जाम निकाल लोगे। ओके, एंड जब आप खुद से पढ़ते हो तो आपको दिक्कत बस इतना आता है कि आपको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली पढ़ना कहां से है और क्या पढ़ना है। और अगर कोई बीच में आपको प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन आती है, तो आपके सामने पूछने वाला कोई नहीं होता है, बस यही दिक्कत है। इतना अगर आप जुगाड़ कर सकते हो तो आपका निकल जाएगा। ओके, चलिए सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूं। मैं बहुत ही जेन्युइन तरीके से आपसे बात करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी भी चक्करों में पढ़ो और फंस जाओ, है ना। एक्सक्यूज मी, बहुत ही खतरनाक सेशन हो रहा है ये हमारा, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, एक तरीके का पॉडकास्ट हो रहा है हमारा और आपका, है ना। तो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं है पसंद आ रहा है डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेकंड जो बहुत बड़ी क्वेश्चन निकल के आती है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर अब बोर्ड का एग्जाम की तैयारी हम कैसे करें, जब इतने बड़े एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड की तैयारी फिर इस केस में कैसे होगी? बिल्कुल होगी। देखो, जेईई एग्जाम का सिलेबस कुछ इस प्रकार है ना कि अगर आप उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हो, वो इतना ज्यादा वास्ट है कि आप बोर्ड की तैयारी तो आराम से कर लोगे, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप
बोर्ड से एकदम ही अलग पढ़ रहे हो। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट वही होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा होगा, लेकिन बोर्ड में कैसे लिखना है क्वेश्चन वो आपको सीखना पड़ेगा। तो वो आप आखिरी के 1.5-2 महीने में भी सीख सकते हो। मान लो आपने जेईई मेंस का अटेम्प्ट दे दिया जनवरी वाला, तो उसके बाद आप जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, ये 2 महीना आपके पास बचता है, इस 2 महीने में आप पढ़ सकते हो, या 1.5 महीने में भी, क्योंकि साल भर तो आपने वही पढ़ाई करी है, साल भर आपने वही पढ़ाई करा है जेईई का। थोड़ा थोड़ा बीच में बोर्ड्स का पढ़ते रहना, 12th का भी जरूरी है, जैसे इंग्लिश पढ़ना या फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपका अदर बुक है, सब्जेक्ट है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होती है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तो आपने साल भर पढ़ी है, जेईई का पूरा तैयारी करा है, 11th से ही तैयारी करा है, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना है, कॉपी पे कैसे लिखना है, उसके लिए आप सैंपल पेपर लगा लेना बोर्ड एग्जाम के पहले पहले, जो कि बोर्ड की सैंपल पेपर होगी, उस समय मैं गाइड करूंगा आपको कैसे क्या करना है, लेकिन आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहेगी। और बोर्ड से तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट तुम पढ़ रहे हो, बोर्ड के कंपैरिजन में कितना टॉप लेवल का तुम पढ़ रहे हो, तो बोर्ड तो तुम इजीली निकाल लोगे। एंड जेईई का ऐसा नहीं है कि तुम्हें 99% लाना पड़ेगा तभी तुम्हारा उस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, ऐसा नहीं। उनका तो एक एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपका 70%, 80% मार्क्स है तो आप कर सकते हो। ओके, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ओके, एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरी नंबर, सर कितना देर पढ़ाई करें? ये चीज मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूंगा, ये हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मैं वो टीचर कभी नहीं हूं जो आपको बोलूंगा आप 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, नहीं। आप भले 3 घंटे पढ़ो, सिर्फ 4 घंटे पढ़ो, हां जेईई की तैयारी के समय सिर्फ 4 घंटे दिन के, लेकिन ऐसा पढ़ो ना कि उसमें आप शिद्दत से पढ़ाई करो। ये नहीं होना चाहिए कि आप कॉपी कलम किताब खोल के साइड में मोबाइल चला रहे हो, 1 मिनट मोबाइल चला रहे हो, 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, गाना सुन रहे हो, कोई दोस्त का फोन आ गया, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, बॉयफ्रेंड का फोन आ गया, नहीं चलेगा। फिर ऐसा नहीं निकलेगा। फिर तो 20 घंटे पढ़ लो दिन के, 4 घंटे सो, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा इस केस में, बहुत ही जेन्युइनली सही। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी देर भी पढ़ो, बस शिद्दत से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, और आप डेफिनेटली निकाल लोगे। कम समय पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, या ज्यादा समय पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ा कितना है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी को भी पागल बना सकते हो, अपने आप को नहीं। आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना, आपके रोंगटे खड़े होते चले जाएंगे कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, टेंशन है, ये है, वो है। अगर आप पहले दिन से कंसिस्टेंट रहोगे ना, डे वन से कोटा में जा करके 3-4 लाख रुपए दे करके भी बच्चे बहक जाते हैं, और फिर बहुत दुर्घटना होता है, ये होता है, वो होता है, डिप्रेसिंग, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सी चीजें होती है। तो वो एक अलग फैक्टर है, इसके बारे में आगे बात करूंगा, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, मैं किसी और दिन बात करूंगा। अभी बस इतना बोलूंगा, पहले दिन से ही अगर तुम 3 से 4 घंटा केवल पढ़ते हो, केवल 3 से 4 घंटा, उसके बाद जाओ ना दोस्तों के साथ, जितना घूमना है घूमो, लेकिन उस 3 से 4 घंटा ऐसा होना चाहिए कि फोन हो गया फ्लाइट मोड पे, सिर्फ किताब खुला है, सिर्फ कॉपी खुली है, क्वेश्चन बना रहे हैं, दिमाग उस पर पूरा फोकस उसमें है, भले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अपना 100% दे रहे हैं, तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जितना डिटेल हो सके उतना मैंने कवर करने की कोशिश करी है, कुछ अगर छूट गई होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी के लिए, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है, जब तक आप अपने मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले लेते हो, तब तक इस चैनल पर बने रहो। मैं टाइम टू टाइम आते रहूंगा और आपको गाइड करते रहूंगा। ओके, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, एंड उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपके तरह इंजीनियरिंग की तैयारी करने की सोच रहे हैं, एंड उन्हें बताएं अनटोल्ड मैक भैया के बारे में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।